नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। नाटो के भीतर जब अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच भरोसे की दरारें गहरी हो रही हैं, ठीक उसी समय पश्चिम एशिया में एक नया शक्ति केंद्र खड़ा करने की कोशिश शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि मक्का में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ऐसा रक्षा समझौता किया है जिसकी सबसे अहम लाइन में साफ कहा गया है कि तीनों में से किसी एक पर हमला हुआ तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। यही वह बिंदु है जो इस समझौते को सामान्य सैन्य सहयोग से उठाकर एक संभावित नए क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन में बदल देता है। हालांकि इसे अभी आधिकारिक तौर पर सुन्नी नाटो कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके भीतर उसकी बुनियादी तस्वीर जरूर दिखाई देने लगी है। मक्का में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का एक मंच पर आना अपने आप में बड़ा संदेश है। खास बात यह है कि यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया पहले ही ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की आग में झुलस रहा है। सऊदी अरब पर ईरान और उसके सहयोगी संगठनों के हमलों का खतरा है। पाकिस्तान अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है और तुर्की पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका लगातार बढ़ा रहा है। यानी तीनों देश एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। वर्तमान हालात को देखें तो सऊदी अरब को चाहिए सुरक्षा, पाकिस्तान को पैसा और तुर्की को ताकत, इसलिए तीनों एक साथ आ गए हैं। हालांकि इस गठजोड़ को समझने के लिए तीनों देशों के हितों को अलग अलग देखना होगा। सबसे पहले सऊदी अरब की बात करें तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। दशकों तक रियाद ने अमेरिकी सुरक्षा छाते पर भरोसा किया, लेकिन अब सऊदी नेतृत्व यह मानकर चल रहा है कि बदलती अमेरिकी नीति में किसी एक बाहरी शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। ईरान और उसके सहयोगियों की मिसाइल तथा ड्रोन क्षमता ने इस खतरे को और वास्तविक बना दिया है। ऐसे में सऊदी अरब ने अपना सुरक्षा कवच चौड़ा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान उसके लिए स्वाभाविक साझेदार है। पाकिस्तानी सेना दशकों से सऊदी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देती रही है और हाल के महीनों में पाकिस्तान ने सऊदी अरब में सैनिकों, लड़ाकू विमानों, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों की मौजूदगी भी बढ़ाई है। वहीं पाकिस्तान की जरूरत बिल्कुल दूसरी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से निवेश और आर्थिक मदद चाहिए, जबकि तुर्की से रक्षा तकनीक और सैन्य सहयोग चाहिए। बदले में पाकिस्तान अपनी सेना और परमाणु क्षमता को मुस्लिम दुनिया की सुरक्षा में सबसे बड़ा सैन्य योगदान बताकर अपनी भू राजनीतिक अहमियत बढ़ाना चाहता है। वहीं तुर्की की बात करें तो एर्दोगन लंबे समय से अपने देश को सिर्फ नाटो का सदस्य नहीं, बल्कि मुस्लिम दुनिया की एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के पास अत्याधुनिक ड्रोन, रक्षा उद्योग और बड़ी सैन्य ताकत है। पाकिस्तान के साथ उसका रक्षा सहयोग पहले ही तेजी से बढ़ चुका है। अब सवाल उठता है कि यह गठबंधन किसके खिलाफ है। इस सवाल का जवाब हालांकि तीनों देशों ने नहीं में दिया है। तुर्की ने साफ कहा है कि समझौता रक्षात्मक है, यह किसी खास देश या संगठन को निशाना नहीं बनाता और दूसरे क्षेत्रीय देशों के लिए भी खुला है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दस्तावेज की भाषा नहीं देखी जाती, टाइमिंग भी देखी जाती है। और इस समझौते की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इस समय ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव चरम पर है। ईरान समर्थित हूती, इराकी मिलिशिया और अन्य समूहों की गतिविधियों ने खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंता बढ़ाई है। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर में बदल दिया है। इसलिए यह समझौता भले ही ईरान का नाम ना ले, लेकिन ईरान के लिए इसका संदेश साफ है कि सऊदी अरब अब अकेला नहीं है। वहीं समझौते के बाद ईरान के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। तेहरान अब तक पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव का बड़ा हिस्सा सहयोगी और प्रॉक्सी संगठनों के नेटवर्क के जरिए कायम करता रहा है। लेकिन यदि सऊदी अरब को पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और तुर्की की रक्षा तकनीक का समर्थन मिलने लगे तो क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। यही कारण है कि मक्का समझौते को ईरान के खिलाफ सीधा सैन्य गठबंधन नहीं होते हुए भी ईरान के लिए रणनीतिक चुनौती जरूर माना जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस गठबंधन का एक और बड़ा संदेश इजराइल के लिए भी है। पश्चिम एशिया में जिस सुन्नी धुरी की चर्चा लंबे समय से होती रही है, वह अब सिर्फ राजनीतिक अवधारणा नहीं रहना चाहती, साथ ही यह अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है और यह समझौता वाशिंगटन के लिए भी सुखद खबर नहीं है।
दरअसल सऊदी अरब और तुर्की दोनों अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था के पुराने साझेदार हैं, लेकिन यदि यही देश अपनी सुरक्षा के लिए अलग क्षेत्रीय सैन्य ढांचा बनाने लगें तो इसका अर्थ साफ है कि अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर भरोसा कम हो रहा है। यही इस समझौते का सबसे बड़ा दीर्घकालिक रणनीतिक अर्थ हो सकता है। इसके अलावा यदि मक्का मॉडल सफल होता है और उसमें दूसरे सुन्नी देश शामिल होते हैं तो पश्चिम एशिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था के समानांतर एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा खड़ा हो सकता है। सवाल उठता है कि इसमें और कौन से देश शामिल हो सकते हैं। इसके जवाब में कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सीरिया जैसे देशों के नाम संभावित सदस्य के रूप में सामने आ रहे हैं। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि यूएई की कई क्षेत्रीय मुद्दों पर सऊदी अरब और तुर्की से अलग नीति रही है। साथ ही मिस्र भी किसी ऐसे सैन्य गठबंधन में फंसना नहीं चाहेगा जो उसे सीधे किसी क्षेत्रीय युद्ध में धकेल दे। वहीं सीरिया अपनी युद्धोत्तर परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सुन्नी नाटो का विस्तार संभव जरूर है, लेकिन आसान नहीं है। अब सवाल यह है कि इस रक्षा समझौते का भारत पर क्या असर पड़ेगा, और अगर भारत पाकिस्तान के बीच फिर सैन्य टकराव हुआ तो क्या तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और भारत के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। देखा जाए तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान की बढ़ती रणनीतिक क्षमता है। तुर्की पहले से पाकिस्तान का करीबी सैन्य साझेदार है और कश्मीर से लेकर रक्षा सहयोग तक उसका रुख भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। 2025 के भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव में भी अंकारा ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। ऐसे में भविष्य में पाकिस्तान को तुर्की से ड्रोन, हथियार, तकनीक, खुफिया सहयोग और सैन्य सहायता का अधिक संगठित समर्थन मिल सकता है। हालांकि सऊदी अरब को तुर्की के साथ एक ही नज़र से देखना सही नहीं होगा, क्योंकि रियाद के पाकिस्तान से गहरे रक्षा संबंध जरूर हैं, लेकिन भारत भी उसके लिए ऊर्जा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग का अहम साझेदार है। इसलिए भारत पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति में तुर्की का पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर खड़ा होना ज़्यादा संभावित है, जबकि सऊदी अरब के लिए सीधे भारत के खिलाफ युद्ध में उतरना आसान नहीं होगा। वह पाकिस्तान को राजनीतिक, आर्थिक या सीमित सैन्य लॉजिस्टिक मदद दे सकता है, लेकिन मक्का समझौते की मौजूदा सार्वजनिक भाषा से यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान पर हमले की स्थिति में सऊदी और तुर्की अपने आप भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। यही वजह है कि भारत के लिए असली चिंता इस समझौते की सामूहिक युद्ध वाली भाषा से ज़्यादा पाकिस्तान को मिलने वाली संभावित अतिरिक्त सैन्य और रणनीतिक ताकत है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान का सबसे बड़ा विरोधाभास भी सबके सामने आया है। जिस देश की अपनी सीमाओं पर लगातार तनाव है, जिसे अफगानिस्तान सीमा पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बलूचिस्तान प्रांत ने आज़ादी का ऐलान कर दिया है, जिसके अवैध कब्जे वाले पीओके में विद्रोह और दमन तेज होता जा रहा है, वह देश अब मुस्लिम दुनिया की सामूहिक सुरक्षा का प्रहरी बनने की भूमिका तलाश रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान के आंतरिक संकटों के बीच यह समझौता उसके लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता दिखाने का अवसर भी बन गया है। वैसे मक्का समझौते की असली परीक्षा तब होगी जब तीनों में से किसी एक पर वास्तविक सैन्य हमला होगा। अगर सऊदी अरब पर हुती या किसी अन्य ईरान समर्थित समूह का बड़ा हमला होता है तो क्या पाकिस्तान और तुर्की युद्ध में उतरेंगे? अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की सैनिक भेजेंगे? और अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या रियाद अपने भारत संबंधों को दांव पर लगाकर इस्लामाबाद के साथ खड़ा होगा? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि मक्का में सिर्फ एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, पश्चिम एशिया में शक्ति के नए समीकरण की नींव रखी गई है। बहरहाल नाटो की छतरी के नीचे मतभेद बढ़ रहे हैं और उसी समय मुस्लिम दुनिया के 3 देश अपनी सुरक्षा को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। अभी इसे सुन्नी नाटो कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यदि इसमें दूसरे देश जुड़ते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ते हैं, खुफिया और हथियार सहयोग संस्थागत होता है और एक पर हमला, सभी पर हमला सिर्फ कागज की लाइन न रहकर वास्तविक सैन्य नीति बन जाती है, तो आने वाले वर्षों में पश्चिम एशिया का नक्शा बदल सकता है। खैर, आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। फिर आपको दिखाएंगे इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान। Regarding the pact between 3 countries, this is again a development that we are closely following and we shall keep you updated on that. आज सऊदी अरबिया में पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की ने डिफेंस पैक्ट किया है कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। मुझे लगता है ये काफ़ी गंभीर डेवलपमेंट हुई है, तो भारत को इस डेवलपमेंट को बड़ी केयरफुली देखना है।
देखिए आप सभी जानते हैं कि ये हालांकि ये जो पैक्ट हुआ है ये शिया ईरान के खिलाफ हुआ, क्योंकि तीनों देश सुन्नी हैं। लेकिन इसका ये भी एक व्यू है कि ये एक इस्लामिक नेटो बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज का इस्तेमाल कल सऊदी अरबिया और टर्की में भी किया जा सकता है। जो अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान की फ़ौजें वहाँ इस्तेमाल होंगी, या टर्की में हुआ तो वहाँ, अगर इजराइल टर्की पर हमला करता है तो वहाँ इस्तेमाल होंगी। इसी तरह टर्की का रोल आप सभी जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह उसने पाकिस्तान को हथियार भी दिए भारत के खिलाफ और अपने लोगों को भी भेजा। सऊदी अरबिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बट मुझे लगता है भारत को ये जो पैक्ट हुआ है, हमें इसकी ये जो नई जो पैक्ट हुआ है इसके लिए को काउंटर करने के लिए भारत को भी अपना डिफेंस अलायंसेस बनानी पड़ेंगी, मे बी कल इजराइल के साथ या कुछ और देशों के साथ, ताकि पाकिस्तान इसको यूज़ करेगा टर्की का टेक्नोलॉजी और सऊदी अरबिया की का पैसा, तो हमें उसको कैसे काउंटर करना है ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा भारत क्या करता है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।